नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। तो क्लास 8 की हिंदी को पढ़ने से पहले आप सभी क्लास 7 को पास आउट करके क्लास 8 में आए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आपको आने वाली क्लासेस के लिए भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं कि आप अपनी क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है ये हमारे हिंदी का सेशन है और इस हिंदी में हम आज पढ़ेंगे आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर 1 पाठ 1, जिसका नाम है ध्वनि, जो कि एक कविता है और लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। तो ये कविता जो है ध्वनि, इस कविता में जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो अपने अंत ना होने की बात कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरा अंत इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है, वो सारी चीजें हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपकी ये कविता, बहुत ही सारा जोश भरने वाली है। तो हम अपनी नई क्लास की शुरुआत, आज आपकी क्लास का पहला दिन है और आपकी क्लास के पहले दिन की शुरुआत हम जोश और उत्साह से करेंगे, जो कि पूरे वर्ष भर हमारे अंदर चलता रहेगा और हमारी पढ़ाई इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। तो रेडी हो जाइए आप सभी अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर और अपनी हिंदी की नोटबुक लेकर। वैसे तो आपकी टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर आपकी बुक जो है सामने दिखाई देती है और आप वहीं से उस कविता को पढ़ सकते हैं। भावार्थ को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका का जो पहला चैप्टर है ध्वनि, पाठ 1 और चैप्टर का नाम ध्वनि। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका जो पाठ है वो लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि जो निराला जी हैं, इनका जन्म आपका 1899 में हुआ था। और जो इनकी रचनाएं थी, रचनाएं यानी कि जो भी इन्होंने काम किया, जो भी इन्होंने लिखा साहित्य में, जो भी इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य में, जो भी इनकी रचनाएं थी, उन रचनाओं में यानी कि जैसे आप देखेंगे कि ये जो कविता है, तो इस तरह की जो इनकी रचनाएं हैं उनमें क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। यानी कि इनकी जितनी भी कविताएं हैं, क्योंकि इनका जन्म हुआ है 1899 में, तो उस समय में हमारे देश में हमारा जो देश था भारत, हमारा जो देश है भारत, ये ब्रिटिश सरकार के अधीन था। ब्रिटिश शासकों का अधिकार यहाँ पर था, अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था। तो उनके खिलाफ बहुत सारी क्रांतियां हमारे देश में चल रही थी, बहुत सारे विद्रोह हमारे देश में चल रहे थे, बहुत सारे आंदोलन हमारे देश में चल रहे थे। तो इसी के कारण यहाँ पर जो इनकी रचनाएं हैं, जो भी इनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। और दूसरा, इनका जो जन्म हुआ है वो कवियों की भूमि, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे कवियों ने जन्म लिया, वहां पर उनका जन्म हुआ, यानी कि बंगाल में। ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है अनामिका, परिमल, गीतिका आदि। ये इनकी बहुत सारी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं। और निराला जी ने जो स्वामी परमहंस है एवं विवेकानंद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संघर्ष में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि जो ये निराला जी हैं, इन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में, हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया और बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी ये बने। तो शुरू करते हैं हम अपनी कविता को। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो कविता है यहाँ पर, ये कविता यहाँ पर
जो पूरी सार है कविता का वो इस तरह से है कि निराला जी ने ये जो पूरी कविता है इसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जब आप देखेंगे तो आप कविता को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रकृति का बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अब अभी इतनी जल्दी मेरा अंत होने वाला नहीं है। तो देखिए क्यों अंत होने वाला नहीं है, ये बात क्यों कही गई है और क्या कुछ इस कविता में बताया गया है, इसको हम शुरू करते हैं। ध्यान पूर्वक सभी बच्चे कविता को समझने का प्रयास करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। तो देखिए यहाँ पर केवल एक पद अभी तक हमने पढ़ा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी अपनी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या कह रहे हैं कि उनका अंत अभी होने वाला नहीं है। क्यों होने वाला नहीं है? क्योंकि अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। क्योंकि अभी अभी उनके अंदर एक जोश जगा है, एक उत्साह जगा है, एक उनके अंदर देखिए कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। अगर आपने कोई काम करने की ठान ली, भले ही आप आज तक कैसे भी रह रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, जैसे मैं अभी आपकी बात करूं, अभी पिछले 2 सालों से हम बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्योंकि हम स्कूल नहीं जा रहे थे और प्रॉपर हमारा एक पाठ्यक्रम नहीं बना हुआ था, यानी कि घर पर थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जितना पढ़ रहे थे, जितना नहीं पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे, समझ चीजें नहीं आ रही थी, कोई एग्जाम का कोई इस तरह का नहीं था कि एग्जाम कब होंगे कैसे होंगे, तो एक सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी। लेकिन अब आप पूरे 2 साल बाद एक नई क्लास 8th क्लास में अभी आप आए हैं, तो देखिए 6 और 7th एक तरह से देखा जाए तो क्लास 5th से लेके अभी आप डायरेक्ट 6th क्लास में आए हैं। तो ये आप अपने जीवन की, और इसके बाद आप देखेंगे आप हायर एजुकेशन में चले जाएंगे, ये आप मिडिल स्कूल में अभी आप हैं, आपकी जो मिडिल स्कूल की 2 क्लासेस है वो आप पास आउट कर चुके हैं, उसके बाद आप हायर स्टडीज यानी कि 9th 10th 11th 12th उस सेकेंडरी में आप चले जाएंगे। तो आपको अभी से अपना बेस बनाना है। आपने अभी से, आपको पता चल गया कि आज से स्कूल खुल गए, अभी जो पढ़ाया है उसको आज ही घर जाके अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, उसको आज ही घर जाके पढ़ना है और उसके प्रश्नोत्तर करने हैं और साथ के साथ उसे याद भी करना है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर कवि देखिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी अभी न होगा मेरा अंत। तो आज जब मैंने शुरुआत की है तो मैं कैसे मान लूं कि मेरा अंत नजदीक है, मैं कैसे मान लूं कि मेरा अंत होने वाला है, क्योंकि अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अब यहाँ पर वन का अर्थ है, उन्होंने कहा कि जो मेरा मन था, जो वन शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है ये मन से है। सारी चीजें किससे होती हैं? मन से होती हैं। अगर आपका मन नहीं है ना तो आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं वो सही नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भी काम आप मन से करेंगे, दिल लगा के करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे, मन लगाकर करेंगे तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मेरे वन में मृदुल वसंत, जो उनका मन था वो एक तरह से सूना पड़ गया था। वन कैसा होता है? बिल्कुल सुनसान होता है, निर्जन होता है, ना कोई शोर, ना कोई शराबा, ना कोई जोश, ना कोई उत्साह, बस चल रही है चीजें वहां पर, बस शांति पूर्वक चल रही हैं। लेकिन आज उनके मन में आया है मृदुल वसंत। मृदुल यानी कि बहुत ही प्यारा। वसंत का अर्थ तो आप जानते ही है, वसंत ऋतु जब आती है तो क्या होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, नए नए पुष्प खिलते हैं, वातावरण सुगंधित हो जाता है, बहुत सुंदर सुंदर लताएं आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे निर्जन उनके वन में आज एक मृदुल वसंत आया है, एक नई आस, एक नया जोश उनके मन में भरा है। तो वसंत रूपी यौवन, वसंत रूपी यौवन उनको अभी अभी आया है। यौवन यानी कि युवा अवस्था।
तो यौवन अभी, वसंत रूपी यौवन अभी उनके अंदर आया है, तो वो कैसे मान ले? सबसे ज्यादा जोश की अवस्था होती है यौवन, युवा अवस्था। आप बाल्यावस्था में देखेंगे तो बच्चे अपने शौक के लिए चीजें करते हैं, जो छोटी छोटी चीजें, खेलना, क्या क्या होते हैं उनके शौक, खेलना, खाना, और जो भी चीजें, जो उनकी फेवरेट चीजें होती हैं। लेकिन जैसे ही युवा अवस्था आती है और एक वृद्ध होता है, वृद्ध का काम भी यही है कि उनको अच्छे तरह से उनकी देखभाल कर दी जाए, उनको साफ सुथरे कपड़े दे दिए जाए, उनको अच्छा खाना दे दिया जाए। तो वृद्ध व्यक्ति का भी जीवन केवल इतना ही होता है। तो ना तो लक्ष्य इंसान बाल्यावस्था में सेट करता है, ना ही लक्ष्य इंसान अपनी वृद्धावस्था में सेट करता है। उसका जो गोल होता है, उसका जो एम होता है, वो शुरू होता है उसकी 13-14 वर्ष की अवस्था से, जब वो किशोरावस्था में होता है, और उसके बाद युवा अवस्था में वो पूरी जोश के साथ, पूरी जान के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपने उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, उस काम की ओर आगे बढ़ता है। तो कवि कह रहे हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, यानी कि मेरे मन रूपी जो वन था, अब उसमें यौवन रूपी मृदुल, बहुत ही प्यारा वसंत आ चुका है। तो मैं कैसे मान लूं कि अभी अभी मेरा अंत हो जाएगा? तो मेरा अंत अभी होने वाला नहीं है, यानी कि कब तक होने वाला नहीं है? जब तक मैं अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लूं, तब तक मेरा अंत नहीं होने वाला है। देखिए, केवल 4 पंक्तियां आपके पहले पद में यहाँ पर दी गई हैं, और बहुत ही प्यारी ये पंक्तियां हैं, और बहुत ही सुंदर अर्थ भी इन पंक्तियों का है। तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अगली पंक्तियां हैं, अगली पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। हरे भरे ये पात, देखिए, हरे भरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। देखिए कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। हमने कहा कि यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने प्रकृति का भी बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया है। क्या लिखा है? हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो इस ध्वनि कविता की जो ये पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, इसमें कवि निराला जी प्रकृति को सुंदर तरीके से दर्शाते हुए कह रहे हैं कि जो चारों तरफ की जो ये हरे भरे पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, और इन पौधों पर खिली हुई कलियां हैं, हरे हरे ये पात, इन पर जो हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं, डालियां कलियां कोमल गात, जो ये हरी भरी डालियां हैं, ये सुंदर कोमल कलियां हैं, और इनके कोमल गात, गात का अर्थ होता है शरीर। साथ के साथ आप नोट डाउन करेंगे, जो शब्दों के अर्थ मैं बता रही हूँ, उन शब्दों के अर्थों को साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे, शब्द के अर्थ को लिखेंगे अपनी कॉपी में। तो कोमल गात का अर्थ होता है कोमल, कोमल सा, गात यानी कि शरीर। तो जो वृक्षों के जो कोमल, देखिए कितना सुंदर दृश्य चित्र आपकी यहाँ पर पुष्प का एक चित्र दिखाया गया है, रंग बिरंगी फूल यहाँ पर खिले हुए हैं, प्यारी सी रंग बिरंगी तितलियां उन पर बैठी हुई हैं, हरे हरे पत्ते हैं। तो यही बताने की कोशिश कवि कर रहे हैं कि चारों तरफ ये जो हरे भरे पेड़ हैं, पत्ते हैं, पौधों पर खिली जो ये कलियां हैं, ये अभी तक सो रही हैं। ये किसके लिए कहा है कवि ने? मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित कलियां यानी कि सोई हुई ये जो कलियां हैं, मैं उन पर अपने स्वप्न को मृदुल कर, यानी कि मैं एक ऐसा सुंदर सपना देखूंगा जिससे ये सोई हुई कलियां जग जाएंगी। किसके लिए कहा है कवि ने ये सोई हुई कलियां? सोई हुई कलियां शब्द किसके लिए कहा है? आप लोगों के लिए कहा है, युवा लोगों के लिए कहा है कि आज का जो ये युवा है, ये सोया हुआ है, इनको जगाना है, एक प्यारा सा सपना देखना है अपने भविष्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए एक सुंदर सपना देखना है, और उस स्वप्न को देखकर इस प्यारी सी जो ये कोमल कलियां हैं, ये
इन्हें उठाना है, यानी कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष का अर्थ होता है जो सूरज की पहली किरण होती है, सुंदर सी किरण। प्रत्यूष यानी कि सवेरा, सुंदर सी किरण सूरज की, ठीक है। तो जगा एक प्रत्यूष मनोहर, मनोहर यानी कि मन को भाने वाला। मैं एक ऐसी सुबह लेकर आऊंगा, ऐसी सुंदर सुबह लेकर आऊंगा जिससे कि ये सारी निद्रित कलियां उठ जाएंगी, ये सारी निद्रित कलियां जग जाएंगी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि संसार के जितने भी हारे हुए और निराश लोग हैं, किसको कह रहे हैं कवि? ये संसार में जितने भी हारे हुए और निराश लोग हैं। और देखिए, आपने देखा होगा कि ज्यादातर हारे हुए और निराश लोग भी युवा ही होते हैं, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो बहुत अपने लक्ष्य के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, शुरू से कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय जब आता है वो थक कर बैठ जाते हैं, वो हार मान लेते हैं। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ऐसे निराश हुए लोगों को, उन्होंने कलियां कहा है, उन्होंने सोई हुई कलियां कहा है, यानी कि जो सुंदर कली सोई हुई है, ऐसे निराश लोगों की तुलना कवि ने सुंदर सोई हुई कलियों से की है। तो कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि पुष्प की कलियां, जैसे कल आप शाम को दिखेंगे ना, तो शाम के टाइम पे आपको दिखेगा कि हर पेड़ पे कली बनी हुई है, एक छोटी सी कली बनी हुई है, और वो कली आपको सुबह के 4 बजे तक कली ही दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें निकलती हैं, जैसे ही सवेरा होता है, तो धीरे धीरे कलियां भी खिलने लगती हैं। और आप देखेंगे आजकल चाहे गुलाब हो, चाहे गुड़हल हो, सुबह के टाइम पे वो इतने प्यारे से खिल जाते हैं। आप सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे अगर देखो, 4 बजे के टाइम पे तो वो बंद रहती है, हल्की बंद रहती है। लेकिन जैसे ही सूरज आगे को बढ़ता है, सूरज जैसे ही निकलता है, तो सभी पेड़ पौधों में कलियां खिल जाती हैं, पुष्प आ जाते हैं। तो ठीक, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी प्रेरणा रूपी सूर्य से, वो इस कविता के माध्यम से आप लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, आप लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं, ऐसे युवा को प्रेरणा देना चाहते हैं जो निराश हो चुका है, जो हार गया है। तो ऐसे निराश युवा को अपनी कविता से प्रेरित करके वो जगाना चाहते हैं। वो उन लोगों के मन में भी उत्साह भरना चाहते हैं, उन लोगों के मन में उल्लास भरना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाने की चाह भरना चाहते हैं, अपने लक्ष्य के लिए जोश भरना चाहते हैं। और इस तरह जो त्रिपाठी जी है, सूर्यकांत निराला जी जो है, वो एक हारे हुए मनुष्य को, एक हार मान चुके व्यक्ति को नया जीवन देना चाहते हैं अपनी इस कविता के माध्यम से। अगली पंक्तियां देखिए, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। केवल 2 पंक्तियां अगले पद की है और बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। कैसे? देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, अभी तक उन्होंने क्या कहा था? कलियां। अभी तक उन्होंने कहा था कलियां जो कि सोई हुई है, क्योंकि वो सोए हुए थे अभी तक। अब उन्होंने अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से उन्हें जगा दिया है। तो अब वो क्या बन चुके हैं? पुष्प बन चुके हैं। तो अब कह रहे हैं पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं। तंद्रालस यानी कि जो आलस्य होता है, नींद होती है, नींद वाला आलस्य क्या होता है? युवा जैसे जब काम नहीं होता ना, तो हर टाइम नींद आती रहती है। अभी खाओ फिर सो, फिर खाओ फिर सो, फिर खाओ फिर सो। लगता है कि अरे कुछ काम ही नहीं है जीवन में, तो खाने और सोने के अलावा, सोते रहो खाते रहो बस। तो वही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं ऐसा जो तंद्रालस है, नींद से जो ये सोए हुए जो ये लोग हैं, एक एक पुष्प से मैं, यानी कि एक एक ऐसे हारे हुए व्यक्ति के अंदर से मैं आलस्य और निद्रा
खींच लूंगा। जो आलस्य और निद्रा की लालसा इसके अंदर है कि ये जो हमेशा अरे थोड़ा सा सोने का टाइम मिल जाता तो थोड़ा आराम कर लेता, मैं थोड़ा सा लेटने का टाइम मिल जाता तो थोड़ा सा लेट जाता, अरे ये काम तो थोड़ी देर में भी हो जाएगा, थोड़ा सा आराम कर लेता हूं। तो ये जो आलस्य है ये मैं खींच लेना चाहता हूं, ये मैं लालसा खींच लेना चाहता हूं। और साथ ही उन निराश हुए लोगों में, उन निराश हुए लोगों में, उन निराश हुए लोगों के को एक अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और मैं उनको उस नए जीवन का अमृत देना चाहता हूं। मैं उस नए जीवन का अमृत उनके जीवन में भरना चाहता हूं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। जो मैंने कल्पना की है नए जीवन की, सुंदर जीवन की, उस नए जीवन का जो अमृत है वो मैं उनके जीवन में भर दूंगा, उनका जीवन हरा भरा कर दूंगा, सुंदर कर दूंगा। तो इस तरह से कवि उदास और आलस को खींचकर व्यक्ति के अंदर एक नए जीवन की चाह भरना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, केवल 2 पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां आप देख सकते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखिए अंतिम पंक्तियां, और फिर भी कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, अब सोई हुई कलियां जाग चुकी है, उनके अंदर एक जीवन की चाह जग चुकी है, जीवन के प्रति आशा जग चुकी है। लेकिन अब किसकी जरूरत है? अब ऐसे सोए हुए यानी कि निराश लोगों को अब जीने की कला सिखाने की जरूरत है। अब उन्हें द्वार दिखाने की जरूरत है। तो अब कवि का मानना है कि अब उनको अवसर उनको ढूंढना है कि। और दूसरी बात, दूसरी ही पंक्ति में लिखा है वे मेरे जहां अनंत, यानी कि जो अवसर है उनकी कमी नहीं है, अवसरों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन आपके अंदर आशा होनी चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आपका लक्ष्य, आपका जो एम है वो स्पष्ट होना चाहिए। बहुत सारे अवसर हैं, ऐसा नहीं है आज के टाइम पे, ऐसा नहीं है कि बच्चा केवल डॉक्टर बनेगा, बच्चा केवल इंजीनियर बनेगा, बच्चा केवल आईएएस बनेगा, बच्चा केवल पीसीएस बनेगा। कई बार क्या होता है, एम हम बड़े बड़े सोच लेते हैं, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य कर लेते हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाते और बीच में ही निराश, उदास, हताश हो जाते हैं। और कई कई बार आपने देखा है कि बहुत दुखद घटनाएं भी हमें सुनने को मिलती हैं बच्चों के बारे में, युवाओं के बारे में। तो ये बहुत गलत चीज है। ये पूरी जो आपको कविता है यहाँ पर दी गई है ध्वनि, ये ध्वनि कविता यही आपको यहाँ पर सिखाना चाह रही है कि हमें जीवन में निराश नहीं होना है बिल्कुल भी। हमको अपने जीवन को आलस्य से नहीं भरना है, हमें अपने जीवन में केवल निद्रा पे फोकस नहीं करना है, सोने पे फोकस नहीं करना है, हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना है और निरंतर उस लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना है। और देखिए दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि लक्ष्य, यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति दी गई है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, यानी कि बहुत सारे अवसर हैं, अवसरों की कमी नहीं है। उसके लिए बस आपको क्या है कि अगर आपको लगता है कि अरे वाह मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, और अच्छा कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए बहुत आगे मतलब कंपटीशन में भाग लीजिए, राइटिंग कंपटीशन में भाग लीजिए कि अच्छा तो मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, मैं इसी पे फोकस करूंगा, मैं अच्छा लेखक बनूंगा। अगर बहुत अच्छा गा लेते हैं तो उसी पर फोकस कीजिए, मैं और प्रैक्टिस करूंगा, मैं और अच्छा गाऊंगा। बहुत अच्छा डांस करते हैं, मैं और अच्छा डांस करूंगा, मैं और आगे जाऊंगा, बहुत बड़े लेवल पे मैं इस काम को करूंगा। बहुत अच्छा खेलते हैं तो मैं और अच्छा खेलूंगा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और मैं बहुत बड़े स्तर पर अपने खेल को लेकर जाऊंगा। तो अवसरों की कमी नहीं है, कमी है आपके अंदर के उत्साह की, आपके अंदर के जोश की। तो उसको जगाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी।
तो ये जो पूरी कविता है, इस कविता को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और आशा करती हूँ कि आपको कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। एक बार कविता को रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बहुत ही सरल कविता है और इस कविता को आप 2 बार पढ़ेंगे और फिर अपने आत्मसार करेंगे, यानी कि स्वयं से अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कवि यहाँ पर। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो ये जो हरे हरे पात, डालियां कलियां कोमल गात, ये जो सारे यहाँ पर शब्द प्रकृति का जो ये यहाँ पर प्रकृति के बारे में जो ये बताया है, ये सब मनुष्यों के लिए कहा गया है कि ये जो हरे हरे, यानी कि अभी तो ये नव युवक है, अभी से ये आलसी हो रहे हैं, अभी से ये इन्होंने जीवन के प्रति आस को खो दिया है, जीवन के प्रति उत्साह को खो दिया है। तो ऐसी सुंदर जो ये डालियां हैं, सुंदर जो ये कलियां हैं, जो ये कोमल गात है, यानी कि अभी तो इन्होंने हष्ट पुष्ट बनना है, अभी तो इन्होंने मजबूत होना है, तभी तो ये अपने जीवन में आने वाले जो तूफान है, आंधियां हैं, अपने जीवन में जो आने वाले संघर्ष हैं, उनको झेल पाएंगे। तो उसके लिए इन्हें मजबूत होना होगा और इसके लिए मैं इनके अंदर अपना स्वप्न भरूंगा, एक प्यारा सा स्वप्न इनके अंदर भरूंगा और इन निद्रित कलियों पर अपना हाथ फेरूंगा और ऐसा सवेरा लाऊंगा कि इनके अंदर जीने की चाह जग जाए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इस तरह से कवि को आशा है कि उनका, जब वो थके हारे लोगों को, युवा पीढ़ी को जब तक वो सही राह नहीं दिखा लेते, जब तक वो जीवन का सही अर्थ उनको नहीं समझा देते, तो तब तक मैं अपना अंत नहीं कर पाऊंगा, यानी कि मैं तब तक उनके पीछे लगा रहूंगा। मैं नहीं समझूंगा कि मेरा अंत हो गया है, मैं भी तब तक हार नहीं मानूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कवि कह रहे हैं कि मैं भी तब तक हार नहीं मानूंगा, मैं प्रेरित करता रहूंगा इसी तरह अपनी कविताओं से सभी युवाओं को, सभी बच्चों को। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये कविता यहाँ पर दी गई है। तो ये जो कविता है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आपके अभ्यास प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए हैं, तो एक बार हैंड रेज करेंगे सभी बच्चे। यस, जीआईसी जोशी मठ, क्या बच्चे आप हैंड रेज कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, सुप्रभात। यस, नाम क्या है आपका? मैम जीआईसी जोशी मठ प्रियांशु। यस प्रियांशु, यस प्रियांशु, बोलिए बच्चा। मैम जो आपने पढ़ाया मैम हमको बहुत अच्छा समझ में आया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप सारी परेशानियां अपनी क्लियर कर सकते हैं, जो भी बात है आप बता सकते हैं। नो मैम। यस, और जो भी बात, जैसे कई बार होता है कि आपके माइक नहीं प्रॉपर काम कर पाते, तो आप अपनी समस्याएं हमें चैट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और अभी कुछ अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो आप चैट के माध्यम से बता सकते हैं। जीआईसी बाग वाला, क्या बच्चे आपको हमारा जो ये भावार्थ है ये समझ में आया? अगर आपको भावार्थ समझ में आ गया कविता का तो हैंड रेज कीजिए। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जो हमारा आज जो ये कविता है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों आज जो हमने ये कविता यहाँ पर पढ़ी ध्वनि, आप अपनी हिंदी की जो आपकी नोटबुक है उसके फर्स्ट पेज पे यहाँ पर इस कविता को लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, कवि का नाम लिखेंगे
और भावार्थ मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है, तो जितना भी आपको समझ आया कोशिश करके सभी पदों का भावार्थ लिखने का भी प्रयास करेंगे, और जो भी परेशानी होती है, जो भी दिक्कत होती है, वो आप मुझे नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें जरूर बताएंगे। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं कि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, आपको दोबारा से क्लियर किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा नहीं आया है, कोई स्कूल कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो आपके डाउट्स से बाकी बच्चों के डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो आज का जो होमवर्क है उसको जरूर करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।